नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 यानी नागरिकता या सिटीजनशिप। देखिए, नागरिकता कोई साधारण सा पहचान पत्र नहीं है, बल्कि ये वो अहम धागा है जो आपको और हमें इस देश से जोड़ता है। इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांट के देखेंगे। पहला, जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब क्या नियम थे, और दूसरा, हमारी संसद को इसे बदलने की शक्ति कैसे मिली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस पूरे टॉपिक में सबसे पहला और बड़ा सवाल ये आता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आधिकारिक रूप से किसी को भारतीय कैसे माना गया, मतलब क्राइटेरिया क्या था। उस वक्त एक नया गणराज्य आकार ले रहा था और हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये तय करना सबसे जरूरी था कि आखिर इस नए देश का नागरिक कौन होगा। तो आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। पहला, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। दूसरा, विभाजन का प्रभाव। तीसरा, संसद की पावर। चौथा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 और आखिर में एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, संविधान लागू होने के समय नागरिकता यानी 1950 का स्नैपशॉट। अनुच्छेद 5 हमें नागरिकता के बिल्कुल बेसिक नियम बताता है। इसमें मेन बात क्या थी? पहली शर्त थी भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल का होना। लेकिन सिर्फ अधिवास काफी नहीं था, इसके साथ 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती थी। या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म यहाँ हुआ हो, या फिर आप संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों। ये बहुत ही स्पष्ट दायरा था उन लोगों के लिए जो इस मिट्टी से गहराई से जुड़े हुए थे। आगे देखिए, अनुच्छेद 8, 9 और 10 कुछ खास स्थितियों को क्लियर करते हैं। जैसे अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए था जो भारत के बाहर रहते थे, मान लीजिए ब्रिटेन या अमेरिका में। अगर उनके पूर्वज भारतीय थे तो वे भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराकर नागरिक बन सकते थे। दूसरी तरफ अनुच्छेद 9 ये पक्का करता है कि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो आपकी इंडियन नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 ये गारंटी देता है कि अगर आप इस भाग के तहत नागरिक हैं तो आप नागरिक बने रहेंगे, बशर्ते संसद कोई नया कानून लाकर बदलाव न कर दे। अब आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, विभाजन का प्रभाव, जिसे अनुच्छेद 6 और 7 में समझाया गया है। उस ऐतिहासिक समय को इमेजिन कीजिए। लाखों लोग सीमाओं के आर पार जा रहे थे, बहुत उथल-पुथल थी, इसलिए कुछ निश्चित कट ऑफ तारीखें तय करनी पड़ी। अनुच्छेद 7 के हिसाब से अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता समाप्त मान ली गई। लेकिन अगर कोई वापस बसने के लिए लौट आया तो उसे रजिस्टर करना पड़ता था। और जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए था अनुच्छेद 6। अगर वे 19 जुलाई 1948 के पहले आए तो वे सामान्य निवासी माने गए, लेकिन इस तारीख के बाद आने वालों के लिए आधिकारिक पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। ये तारीखें उस समय के बड़े डेमोग्राफिक शिफ्ट को व्यवस्थित करने का एक तरीका थी। अब बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ, संसद की सर्वोच्च शक्ति। ये इस पूरे संविधान की मास्टर की है। ये देखिए, अनुच्छेद 11 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि नागरिकता के अधिग्रहण यानी उसे पाने और उसकी समाप्ति से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की पूरी पावर संसद के पास होगी। मतलब जो पुराने आर्टिकल्स हमने देखे वो सिर्फ 1950 का एक स्नैपशॉट दे रहे थे, लेकिन भविष्य में देश की नागरिकता कैसे चलेगी ये तय करने की सर्वोच्च शक्ति संसद के हाथों में सौंप दी गई। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे हमारे संस्थापकों ने संविधान को भविष्य के लिए तैयार किया था। और इसी से जुड़ता है हमारा सेक्शन 4, नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि हमारा सक्रिय कानून है। अनुच्छेद 11 से मिली उसी पावर का इस्तेमाल करके संसद ने ये कानून बनाया जो आज हमारी नागरिकता को कंट्रोल करता है। इसके तहत नागरिकता पाने के 5 बिल्कुल स्पष्ट तरीके तय किए गए। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, जो भारत के बाहर जन्मे बच्चों के लिए है, तीसरा है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा है प्राकृतिक रूप से, जिसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं, और पांचवा है किसी नए क्षेत्र के भारत में विलय होने पर। समय के साथ इसमें कई संशोधन हुए हैं, जैसे 2015 या 2019, लेकिन ये 5 मूल तरीके आज भी वैसे ही काम करते हैं। चलिए इन विधियों की कुछ दिलचस्प शर्तों पर नजर डालते हैं।
अगर कोई भारतीय मूल का इंसान है या किसी ने भारतीय नागरिक से शादी की है और वो पंजीकरण के जरिए सिटीजन बनना चाहता है, तो उसे आवेदन से पहले लगातार 7 साल भारत में रहना होगा। प्राकृतिक रूप से नागरिकता पाने के लिए एक विदेशी को कम से कम 12 साल भारत में रहना पड़ता है। और हाँ, उसे भारतीय भाषाओं का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और वो जो क्षेत्र का विलय वाला पॉइंट था, इसका इतिहास में बहुत ही शानदार उदाहरण मिलता है। जब 1961 में गोवा और 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ, तो वहां के लोग स्वतः ही अपने आप ही भारतीय नागरिक बन गए। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम भारत और अमेरिका को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस सामने आता है। भारत में पूरी तरह से एकल नागरिकता है, मतलब आप सिर्फ भारतीय हैं, राज्यों की अपनी कोई अलग नागरिकता नहीं होती। इसके उलट अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रणाली होती है। वहां राज्य और केंद्र दोनों की अलग अलग नागरिकता होती है। हमारे यहाँ ये एकल नागरिकता इसलिए अपनाई गई थी ताकि पूरे देश में एकता की भावना मजबूत बनी रहे। एक और बहुत ही सीधा फैक्ट जो आपको जरूर पता होना चाहिए, भारत में नागरिकता से जुड़े सारे मामले कौन देखता है? वो है गृह मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चाहे नागरिकता देनी हो या रद्द करनी हो, ये सब गृह मंत्रालय की ही अंडर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारतीय नागरिक होने का असली फायदा क्या है। देखिए, कुछ सर्वोच्च पद और अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए रिजर्व्ड हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट का जज, ये सब केवल एक नागरिक ही बन सकता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यानी मतदान करने का अधिकार, वो भी केवल नागरिकों के पास है। इसके अलावा हमारे मौलिक अधिकारों के कुछ विशिष्ट अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिले हुए हैं। तो इस विश्लेषण को समेटते हुए जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब देश के सबसे बड़े पद और सरकार चुनने का अधिकार सिर्फ नागरिकों के पास ही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद के पास जो पावर है वो कितनी विशाल है। संसद ही ये तय करती है कि इस लोकतांत्रिक परिवार का हिस्सा आखिर कौन बनेगा। ये पावर सिर्फ कुछ कानूनी पन्ने नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की पहचान और उसके भविष्य को आकार देने की ताकत है। नागरिकता को इतने करीब से समझने का हमारा ये सफर यही संपन्न होता है।